हेलो दोस्तों, इलुटेरिया के द्वारा बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट का नया बुक निकाल दिया गया। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यह वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट है और साथ ही इसमें 15 मॉडल सेट दिया गया जो पूर्णतः जो है परीक्षा पद्धति पर आधारित है और यह इलुटेरिया के द्वारा निकाला गया है। आप सभी लोग जानते होंगे इलुटेरिया के द्वारा निकाला गया सेट और करंट अफेयर दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और क्वेश्चन जो है बहुत ही लेवल का होता है। आज से हम लोग इसी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो आज हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का डिस्कशन करने वाले हैं, फुल लेंथ का डिस्कशन। और बिहार दरोगा का सेट का वीडियो आपको हर प्रतिदिन 7 बजे शाम को अपलोड कर दिया जाता है। तो और इसका पीडीएफ आपको 1 घंटा पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, फिर आप बना सकते हैं और बना के फिर आप इसका वीडियो का सोल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 1। और आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो को शेयर कीजिए और जो भी इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न में कहा गया है कि सौनक तथा पैपलाद शाखाएं किस वेद से संबंधित हैं। ये दोनों जो शाखाएं हैं ये दोनों का संबंध अथर्ववेद से है। अथर्ववेद से सौनक और पैपलाद शाखा का संबंध है। अथर्ववेद की रचना अथर्व ऋषि के द्वारा किया गया और इस वेद में अथर्ववेद में लगभग 731 मंत्र और 6000 पद हैं। अथर्ववेद में खासकर औषधियों के बारे में उल्लेख किया गया है और इसमें अथर्ववेद में मनुष्य के विचार और अंधविश्वासों के बारे में इसमें विवरण मिलता है। और साथ ही अथर्ववेद में ही सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां के रूप में भी व्याख्या किया गया है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, यह अथर्ववेद में कहा गया है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का जो सर्वप्रथम प्रयास था वह कलहन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन 2 हो जाएगा। और एक यहाँ से बात और आता है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो राजतरंगिणी के लेखक हो जाएगा कलहन। फिर आता है चाणक्य, तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हो जाएगा चाणक्य। चाणक्य का संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से या फिर मौर्य वंश से है। अष्टाध्यायी के लेखक हो जाएगा पाणिनि। और पतंजलि का संबंध है शुंग वंश यानी पुष्पित शुंग से संबंध है पतंजलि का। मनके बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुआ है। मनके बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल और चनहुद्र दोनों जगहों से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था और इस सभ्यता को या सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। फिर यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पूछता है कि अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो अग्निकुंड वह लोथल और मोहनजोदड़ो दोनों जगह से अग्निकुंड प्राप्त हुआ है। और एक प्रश्न और आता है कि मिट्टी के हल का प्रमाण कहाँ से मिला, तो यह बनवाली से मिला है। बनवाली से मिट्टी के हल का प्रमाण मिला है। फिर एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि नर्तकी यहाँ पे है कि नर्तकी के कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो यह भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है। बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूप को 5 भागों में बांटा गया या फिर 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। वो 5 श्रेणी है, अवशेष स्तूप, फिर दूसरा हो जाएगा वस्तु स्तूप, फिर तीसरे नंबर पर आ जाएगा स्मारक स्तूप, चौथे नंबर पर है प्रतीकात्मक स्तूप और 5वां हो जाएगा मन्नत स्तूप। ये 5 भागों में स्तूप को विभाजित किया गया है। स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी। स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में किया गया था और इसकी स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया गया था। इससे संबंधित ही प्रश्न आता है कि इस 14वीं शताब्दी में ही 1336 ईस्वी में ही विजयनगर साम्राज्य के भी स्थापना किया गया था और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा किया गया था। फिर ये प्रश्न पूछता है कि दोनों था विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, ये दोनों किस सल्तनत के शासक के कार्यकाल में किया गया, तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये दोनों साम्राज्य की स्थापना किया गया है। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था, तो देखिए महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद उसके हाथी का नाम है। और फिर यहीं से पूछता है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, तो उनके घोड़े का नाम था चेतक, घोड़े का नाम हो जाएगा चेतक। चलिए देखिए अगला प्रश्न, भैरोवाल की संधि किस वर्ष हुआ था। भैरोवाल की संधि अंग्रेज और सिख के बीच 12 दिसंबर 1846 ईस्वी को हुआ था
अंग्रेज और सिख के बीच। फिर एक आता लाहौर की संधि कब हुआ, तो लाहौर की संधि यह भी महत्वपूर्ण है। तो लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी को हुआ था, लाहौर की संधि। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सिखों से संबंधित की अमृतसर की संधि कब हुआ, अमृतसर की संधि कब हुआ, तो यह 1809 ईस्वी में चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच एक संधि हुआ था अमृतसर संधि 1809 ईस्वी को। और संपूर्ण पंजाब को अंग्रेजी राज्य में विलय कब कर लिया गया था, तो 1849 ईस्वी में संपूर्ण पंजाब को अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। तो चलिए ये था इतनी सारी बातें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1911 के दिल्ली दरबार के घोषणा में निम्न में से क्या शामिल था, तो दिल्ली दरबार की घोषणा में बंगाल विभाजन की रद्द करने की बात भी कहा गया था, बंगाली भाषी क्षेत्र को मिलाकर प्रांत बनाना था और बिहार राज्य की स्थापना, उससे उड़ीसा भी शामिल है। तो ये सभी बातों को इसमें शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फिर इससे संबंधित एक प्रश्न आ जाएगा कि दिल्ली दरबार का जो था आयोजन यह किसके शासनकाल में किया गया, यानी उसमें ब्रिटेन का सम्राट कौन था, तो जॉर्ज पंचम इस समय ब्रिटेन के सम्राट थे 1911 ईस्वी में। सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसने किया था, सेवा समिति की स्थापना हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा किया गया है। सेवा समिति की स्थापना हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा किया गया है इलाहाबाद में। फिर यहीं से एक चीज और देख लीजिए कि आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया है। इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया है। और शारदा सदन की स्थापना 1889 ईस्वी में किया गया है रमाबाई के द्वारा। और हिंदू धर्म सभा की स्थापना 1830 ईस्वी में किया गया है राधाकांत देव के द्वारा। तो ये सभी चीजें पूछा गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण। आगे देखिए 10 नंबर, इसमें बोल रहा है कि कौन सा जोड़ी है जो सुमेलित नहीं है, किसका मिलान गलत है। तो ये देखते हैं कि चौसा का युद्ध अकबर नहीं, हुमायूं और शेर शाह के बीच में 1839 में हुआ था, तो बिल्कुल सही है, इसमें हुमायूं की हार हुई। कोलाचेल का युद्ध 1741 में हुआ था, यह भी सही है। खुर्दा का युद्ध 1795 में हुआ, यह भी सही है। और रुहेला का युद्ध 1772 नहीं बल्कि यह रुहेला का युद्ध 1773 से लेकर 74 के बीच में यह युद्ध हुआ था, 1773 से 74 के बीच में। आइए कुछ और प्रमुख युद्ध के साल को देख लेते हैं हम लोग, एक बार याद हो जाएगा, ठीक है। तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ, तो चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था। बक्सर का युद्ध जो अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना का सबसे महत्वपूर्ण या निर्णायक युद्ध का है, तो यही था बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। फिर आता है कि चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ। उसके बाद फिर तालीकोटा का युद्ध, जिसे राजसी तगड़ी युद्ध भी कहते हैं, वह 1565 में हुआ था। और खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में हुआ था, जो यहाँ पर दिया हुआ खुर्दा है 1795 ईस्वी में। और इसी कन्नौज युद्ध या बिलीग्राम युद्ध उसी को कहते हैं, और यह 1540 ईस्वी में हुआ था। और इसके बाद ही मुगल साम्राज्य से हुमायूं हट गया था। चलिए देखिए 11 नंबर, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत बड़े बड़े क्रांतिकारी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और सभी को अलग अलग जेल में रखा गया था। तो इस संबंधित कस्तूरबा गांधी को आगा खां पैलेस में रखा गया था, तो 2 नंबर हो जाएगा। और आगा खां पैलेस में और भी लोगों को रखा गया है। अगर बात करें कि बांकीपुर जेल में, तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था, ठीक है। फिर आता है कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को तो इन्हें बांकुड़ा जेल में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ, तो इसकी शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ। चलिए आगे देखिए, कंध विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है। कंध विद्रोह का संबंध भारत के उड़ीसा राज्य से है, ऑप्शन 2 हो जाएगा उड़ीसा। और कंध विद्रोह कब हुआ, तो कंध विद्रोह 1837 ईस्वी में हुआ था। डेट भी याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस विद्रोह के नेता कौन थे, तो इसके चक्र बिशोई इस विद्रोह के नेता थे, कंध विद्रोह के। कुछ और महत्वपूर्ण विद्रोह या फिर आंदोलन है, जैसे कि मोपला विद्रोह कब हुआ था, 1921 ईस्वी में केरल में हुआ था। उसके बाद पाइका विद्रोह, तो यह 1817 ईस्वी में हुआ था। और सेम नील विद्रोह भी है, तो नील विद्रोह 1854 से लेकर 1862 ईस्वी के कार्यकाल में हुआ था। आगे देखिए कि शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है।
तो शांति निकेतन को 2023 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और अगर बात करें 2016 में, तो 2016 में नालंदा बिहार को और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया, और 2012 में पश्चिमी घाट को शामिल किया गया था। भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय चेन्नई हो जाएगा, चेन्नई तमिलनाडु राज्य में है। और भारतीय शिल्प परिषद की स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया था, और इसके मुख्यालय चेन्नई है। रिंग गार्ड एवं बैकबोर्ड नामक शब्द किस खेल से संबंधित है? ये दोनों शब्द रिंग गार्ड एवं बैकबोर्ड, इन दोनों का संबंध बास्केटबॉल से है। 15 का 1 हो जाएगा बास्केटबॉल। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर, समेकित निर्देशित प्रक्षेपात्र विकास कार्यक्रम की नींव किस प्रधानमंत्री के द्वारा रखी गई है? तो इसका नींव जो था वह इंदिरा गांधी के द्वारा रखा गया है, और इसका कार्य संचालन या जो दायित्व है वह DRDO के द्वारा निभाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर, इंडोकाइनोलॉजी शाखा के जनक निम्न में से कौन है? इंडोकाइनोलॉजी शाखा के जनक के रूप में थॉमस एडिसन को जाना जाता है। 17 का 3 हो जाएगा थॉमस एडिसन। भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये जो सभी क्षेत्र है विद्युत, गैस, जल आपूर्ति, ये सभी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वन्य उद्योग, मत्स्य पालन, यह सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत, गैस, जल आपूर्ति, खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग, ये सभी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, और इसके अंतर्गत व्यापार, होटल, रियल एस्टेट, सार्वजनिक प्रशासन, ये सभी चीजें आता है। वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना VKR राव के द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो वैज्ञानिक तौर पर, वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना VKR राव के द्वारा 1931 ईस्वी में किया गया था। 1931 इसका सही उत्तर होगा। एक यहाँ से और प्रश्न आता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया गया? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867 या 68 में इसकी गणना किया गया था। सर्वप्रथम भारत में आय की गणना किया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पे वैज्ञानिक आधार पर पूछे तब हो जाएगा 1931 R राव के द्वारा। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है? तो यह पेंशन में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा 100% नहीं है। और 100% किस किस चीज में है? तो ये देख लेते हैं कि कृषि में 100% है, खनन में 100% है, संचार में भी 100% है, साथ ही साथ सैटेलाइट में भी 100% है, बीमा में 74% है, पेंशन में 49% है। अगला प्रश्न 21 नंबर की विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है? इसमें 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल नहीं किया गया, को शामिल करना है, यह शामिल नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए देखिए 22 नंबर, इसमें कहा गया कि किस समिति ने निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में स्वीकार किया था? तो यह सुरेश तेंदुलकर समिति के द्वारा इसे स्वीकार किया गया है। सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन 2005 ईस्वी में किया गया था, और इसने अपना रिपोर्ट 2009 ईस्वी में प्रस्तुत किया। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध गरीबी से है, ये तो आप लोगों को पता है कि इसका संबंध गरीबी से हो जाएगा। आगे देखिए 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए? तो इसमें जो इस बार जो गणतंत्र दिवस हुआ हमारा 76वां गणतंत्र दिवस, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो को शामिल किया गया है, या फिर ये आए थे, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुआ है? तो इस खेल में भारत को कुल 6 पदक प्राप्त हुआ है। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में 2024 में जो हुआ उसमें भारत को 6 पदक प्राप्त हुआ। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राजस्व घाटा कुल GDP का कितना % है? तो राजस्व घाटा GDP का कुल 1.8% है। डी नंबर हो जाएगा 1.8%। चलिए देखिए 26 नंबर, केंद्रीय बजट 2024-25 में मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? जो बजट जो इस बार पास हुआ 24-25 का था, उसमें मनरेगा हेतु, मनरेगा के तहत 86,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया मनरेगा के लिए। चलिए अगला प्रश्न 27 नंबर की हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है?
मोहन चरण मांझी, यह ओडिशा के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। अगला प्रश्न है 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कजाकिस्तान में किया गया है। इसका 3 में हो जाएगा 28 का। कजाकिस्तान में इसका आयोजन किया गया है। वर्तमान में एससीओ के कुल 10 मेंबर है या 10 सदस्य हैं। अब देखिए 29 नंबर के निम्न में से रुद्रम एक क्या है? तो रुद्रम एक प्रकार का मिसाइल है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो प्रेस में भारत का स्थान, मीडिया में भारत का स्थान है 159। चलिए आगे देखिए कि 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था? तो 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। वो 5 व्यक्ति थे कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन और PV नरसिम्हा राव। भारत रत्न की देने का जो शुरुआत था वह 1954 से इसको स्टार्ट किया गया है और शुरुआत से ही प्रतिवर्ष 3 व्यक्तियों को भारत रत्न देने का प्रचलन था या चलन था, लेकिन सर्वप्रथम 1999 ईस्वी में 4 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया और इस बार 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है? तो इस बार 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है, जिसमें से 7 पद्म भूषण दिया जाएगा, 19 को पद्म भूषण प्राप्त होगा और 113 को पद्म श्री दिया जाएगा। यानी 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री, टोटल 139। भारत सरकार के द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा किया गया है? तो संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाए जाने की घोषणा किया गया है। 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 25 जून। और यह इसलिए किया गया क्योंकि सर्वप्रथम इंदिरा गांधी की सरकार में या इंदिरा गांधी के द्वारा 25 जून 1975 को सर्वप्रथम इस देश में यानी भारत में आपातकाल की घोषणा किया गया था, इसीलिए संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा किया गया है 25 जून को। चलिए अगला प्रश्न है कि होपेक्स सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? तो होपेक्स सैन्य अभ्यास भारत और मिस्र के बीच में आयोजित किया जाता है। 34वां व्यास सम्मान 2024 में किसे प्रदान किया गया है? तो इस बार 34वां व्यास सम्मान 2024 में सूर्यबाला को दिया गया है और इनकी कृति थी कौन देश को वासी रेणु की डायरी। इसके लिए सूर्यबाला को 34वां व्यास सम्मान दिया गया है। बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ कौन सा दिवस हाल ही में मनाया गया है? तो ये जो थीम था बी पार्ट ऑफ द प्लान, यह थीम विश्व जैव विविधता दिवस का यह थीम है। 36 का 4 नंबर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में अंबाजी व्हाइट मार्बल को GI टैग दिया गया? अंबाजी व्हाइट मार्बल, तो यह गुजरात को दिया गया, यह गुजरात राज्य को दिया गया है। 37 का 1 हो जाएगा। चलिए देखिए 38 नंबर की 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन और वृक्षावरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? 21 और 23 के बीच में तुलना किया गया है। तो 21 की तुलना में 2023 में 1485 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह वृद्धि हुआ है। हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है। नजरायन पक्षी अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से है? नजरायन पक्षी अभ्यारण्य को हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया और इसका संबंध हो जाएगा तमिलनाडु राज्य से। यह तमिलनाडु राज्य में है। और भारत में अभी तक यानी सितंबर 2024 तक के अगर डाटा को देखें तो 85 रामसर साइट को शामिल कर भारत के 85 स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है? तो चंद्रयान 4 को 2028 तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है। 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में ओपेनहाइमर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। आगे देखिए 42 नंबर किस राज्य के द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किया गया है? विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत झारखंड सरकार के द्वारा किया गया या फिर झारखंड राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में से क्या कहलाते हैं? सार्थक खंड वाले शब्द यह यौगिक कहलाता है, यौगिक कहलाता है। आगे देखिए 44 नंबर इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि का सही संधि विच्छेद होता है इति जोड़ आदि। इति जोड़ आदि यह सही उत्तर है। आगे देखिए कि पाप पुण्य में कौन सा समास होता है?
तो पाप और पुण्य, जहां पे अगर ये हाइफन आ गया या फिर डैश आ गया तो वह द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखिए 46 नंबर की हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। हथेली पर सरसों नहीं जमती, इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा काम के लिए समय चाहिए होता है, क्योंकि हथेली पर आप सरसों को नहीं उगा सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी काम के लिए समय लगता है या समय चाहिए होता है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 जो है कि आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं, तुले हुए हैं, यह सही वाक्य है, यह सही शुद्ध वाक्य है। चलिए देखिए 48 नंबर में इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स है कि आर यू रियली डी सीरियस विजिटिंग डैश जापान, तो यहाँ पे डैश की जगह हो जाएगा ऑफ, यहाँ पे ऑफ जापान होगा, तो 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखिए 49 नंबर, इसमें भूगोल सीखना कठिन है, भूगोल सीखना कठिन है, इसका ट्रांसलेशन पूछ रहा है, तो ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न, 2 नंबर हो जाएगा। चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ फॉर द गिवन क्वेश्चन, इसका अपोजिट पूछ रहा, उल्टा वर्ड पूछ रहा, तो प्लेन हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्लेन। इसका मतलब शानदार होता है, शानदार इसका मतलब होता है, और इसका प्लेन का मतलब साधारण, साधारण होता है। चलिए आगे देखिए 51 नंबर, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो यह भारत सरकार अधिनियम 1858 को कहा जाता है, और इस अधिनियम के तहत ही भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल के भारत का वायसराय कर दिया गया था। ये सब चीजों को याद रखेगा, जब भी डेट आता है तो आप कोऑर्डिनेट करके या कोरिलेट करके आप याद कीजिएगा कि इस अधिनियम के तहत ही भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया था, और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। और 1858 ईस्वी का अधिनियम के तहत ही बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी समाप्त कर दिया गया था, और भारत में सचिव पद को लाया गया, सचिव पद को लाया गया था, और दोनों को बीओडी और बीओसी को समाप्त करके भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को शुरुआत किया गया था। संविधान सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एसी मुखर्जी, एसी मुखर्जी अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को लिया गया किससे, ये जो न्याय है हमारे भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार के जो न्याय है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये तीनों न्याय रूस की क्रांति से लिया गया, रूसी क्रांति से लिया गया, और रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था, फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था, और यहाँ से स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व जैसे शब्द को लिया गया है। चलिए देखिए 54 नंबर के संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 20 के क्लाउज 3 के तहत इसका उल्लेख किया गया है कि किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। और अनुच्छेद 20 के 2 के तहत यह कहा गया है कि आप किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 1 से अधिक बार दंडित नहीं कर सकते हैं, यह 20 के क्लाउज 2 में कहा गया है। चलिए अब देखते हैं 55 नंबर, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख वर्णित है किसमें, तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण का उल्लेख अनुच्छेद 50 में किया गया है, 50 में किया गया है, और यह 50 कहाँ पे आता है, तो देख लीजिए यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसका उल्लेख भाग 4 में किया गया, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक डीएसपी का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 50 इसी के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए, तो बिल्कुल ही सही है। लोकप्रिय सदन मतलब लोकसभा हो गया, लोकप्रिय सदन को लोकसभा कहा जाता है, और इसमें बहुमत का विश्वास प्राप्त होना अनिवार्य है। संसद का सर्वप्रथम कार्य मंत्रिमंडल का प्रधान करता है, और संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रधान है, हमारे संविधान में एक संसदीय प्रणाली सरकार का प्रधान है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, बिल्कुल गलत, यह निम्न सदन तक नहीं बल्कि उच्च सदन तक भी है। निम्न सदन मतलब हो गया लोकसभा, और उच्च सदन मतलब हो गया राज्यसभा। चलिए आगे देखिए 57 नंबर, भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, 1 मिनट यहाँ पे देख लीजिए, तो 56 का तो हम बताया नहीं, 56 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यह सही कथन नहीं है। 57 का देखिए, तो सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें सरकार से स्वतंत्र होता है, जो भारत के संसद का जो सचिवालय होता है वह
सरकार से बिल्कुल ही स्वतंत्र होता है, यही कथन सत्य है। चलिए देखिए 58 में सूची 1 और 2 को मिलान करना है। लोक लेखा समिति, तो लोक लेखा समिति जो हो जाएगा इसका संबंध वित्तीय समिति है। लोक लेखा समिति एक वित्तीय समिति है। विभागीय समिति एक प्रकार का स्टैंडिंग समिति है। और याचिका समिति यह एक कार्यकारी समिति है। स्टॉक मार्केट स्कैम संयुक्त समिति है, तदर्थ समिति है। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन में हो जाएगा 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर 4 होगा 1 4 2 3। आगे देखिए 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया था। 51वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नमक, शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, नमक को जोड़ा गया था। नमक से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये तीनों को जोड़ा गया है 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। तो कश्मीरी यहाँ पर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सर्वप्रथम 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को जोड़ा गया। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नमक यानी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया। और उसके बाद आता है 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्य में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है। केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे के मापदंडों की अनुशंसा करता है, तो यह वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है और वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में है। भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं। भूवैज्ञानिकी समय के सबसे बड़े खंड को इयोन कहा जाता है। 61 का 1 हो जाएगा। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चट्टान से बने हुए नहीं होते हैं। कौन सा ग्रह है जो चट्टान से बना हुआ नहीं है, तो वह हो जाएगा शनि। शनि जो है यह चट्टानों से निर्मित नहीं है। तो 62 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए देखिए 63 नंबर, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है। तो ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश, सिंगापुर या पाकिस्तान। तो एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश हो जाएगा सिंगापुर। 2 नंबर इसका सही उत्तर है। अगर बात करें कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, ये घनत्व पूछा था, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ, तो चीन में है। बादलों के दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो बादलों के दिशा और गति नेफोस्कोप के द्वारा मापा जाता है। 64 का 4 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन है जो गलत है। तो 65 में आइए देखते हैं। यूरोप एकमात्र महाद्वीप है जिसमें कोई भी मरुस्थल नहीं है। तो बिल्कुल ही सही है, यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल है, यह भी सही है। और विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल जो है वह सहारा है। तो यह भी कथन सही है। तो इसमें से तीनों सही है, गलत कोई नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए। और अटाकामा की बात करें तो ये अटाकामा मरुस्थलीय चिली या पेरू, बोलीविया और अर्जेंटीना ये सभी देशों में फैला हुआ है। आगे देखिए 66 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो काराकोरम तो है, पीर पंजाल भी है, बनिहाल दर्रा भी है, लेकिन अघिल दर्रा यह जम्मू कश्मीर में नहीं है, बल्कि यह अघिल दर्रा लद्दाख में है। लद्दाख में है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगा वह चिनाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सिंधु जो है लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से होकर बहता है। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से सिंधु नदी बहता है। और इसकी जो है सहायक नदी कौन कौन से है, तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये पांचों जो है क्रमबद्ध तरीके से है। और ये पांचों इसके सहायक नदी, और इसमें सबसे बड़ी हो जाएगा चिनाब, इसके सबसे बड़ी सहायक नदी है। एक क्रमबद्ध क्रम में आप इस नदी को सबको याद रखना है, कभी पूछ लेता है। आगे देखिए 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन का पहचान करना है कि सही कौन है। तो भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है। तो बिल्कुल ही सही है यह। और NH 44 में जोहार सुरंग है, तो यह भी सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़क के कुल लंबाई का 2% लगभग है। तो यह भी सही है। तो इसमें से सब सही है, गलत कोई नहीं है। चलिए आगे देखिए। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान की स्थापना कब किया गया था। NEERI की स्थापना कब किया गया है। तो इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में किया गया है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना 1958 में किया गया है। और इसका पांच क्षेत्रीय प्रयोगशाला भी है, वह है दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई और एवं हैदराबाद में इसका
प्रयोगशाला भी है, क्षेत्रीय प्रयोगशाला है। आगे देखिए 70 नंबर, वन्य जीव अभ्यारण्य की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? वन्य जीव अभ्यारण्यों की सबसे अधिक संख्या जो है वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है और यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। मार्च 2023 के डाटा के अनुसार भारत में कुल 566 वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिसमें से अंडमान और निकोबार में 96 है सबसे अधिक। और अगर ये द्वीप हो गया, अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों में महाराष्ट्र में सबसे अधिक है, महाराष्ट्र में हो जाएगा 48 सबसे अधिक है। जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हो जाएगा मैग्नीज, 2 नंबर सही है। आगे देखिए इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली के द्वारा किया गया। 72 का 3 हो जाएगा डी ब्रोगली। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज इसके द्वारा ही किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह घटने लगता है। जब ऊपर से नीचे आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता घटने लगता है। चलिए देखिए 74 नंबर के निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? तो निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार 10⁻³ से लेके 10⁻⁴ सेंटीमीटर के बीच में होता है। लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो लिमोनाइट यह लोहा का अयस्क हो जाएगा। लिमोनाइट लोहा का अयस्क है। 75 का 2 हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। और आप लोग कहीं बोर तो नहीं ना हो रहे हैं ना? आराम से इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखिए 76 नंबर, निम्नलिखित में से किसे रोमन विट्रोल भी कहा जाता है? तो हराकसिस को रोमन विट्रोल भी कहा जाता है। इसका 4 नंबर हो जाएगा। हराकसिस का फॉर्मूला होता है FeSO4 × 7H2O, इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए एक तरह से होता है नीलत होता का कॉपर सल्फेट होता है, इसका फॉर्मूला कॉपर सल्फेट × 5H2O, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। उजला होता है जिंक सल्फेट होता है, ZnSO4 × 7H2O, इसका फॉर्मूला होता है। और लाल होता है यह कोबाल्ट सल्फेट COSO4 × 7H2O। चलिए आगे देखिए कि निम्नलिखित में से किसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है? नोबेल का तेल किसे कहते हैं? तो नोबेल का तेल ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है। TNG ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है और यह एक रंगहीन तैलीय द्रव्य है। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपचायक कौन सा तत्व है? तो सबसे प्रबल उपचायक हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे प्रबल उपचायक तत्व है। जीव द्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? जीव द्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक के रूप में हॉटविग को माना जाता है। जीव द्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक है हॉटविग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की पहचान करना है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक न के बराबर होता है, नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन तो सही है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं रहता, बिल्कुल गलत है, केंद्रक झिल्ली होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में लिंग प्रजनन पाया जाता है, तो नहीं, इसमें लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता है। तो केवल और केवल ऑप्शन 1 सही है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणु का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? कोशिकाओं के अणुओं में यातायात प्रबंधक गोल्जी काय को कहा जाता है। गोल्जी काय को यातायात प्रबंधक कहा जाता है और गोल्जी काय का खोज कैमेलियो गोल्जी के द्वारा ही किया गया है और इसी से गोल्जी काय से ही फिर लाइसोसोम का निर्माण होता है और लाइसोसोम को ही आत्महत्या के थैली भी कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है और ये हो गया तारका जिसे सेंट्रोसोम कहते हैं और यह कोशिका विभाजक में सहायक होता है। आगे देखिए 82 नंबर, जीन की आनुवंशिकी विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं? तो जीन के कार्य करने की इकाई या कार्य की इकाई को सिस्टोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सिस्टोन। उत्परिवर्तन की इकाई को क्या कहते हैं? तो म्यूटोन कहते हैं। उत्परिवर्तन की इकाई को म्यूटोन कहते हैं और पुनः संयोजन की इकाई को रेकॉन कहा जाता है। और फिर साथ ही अगर पूछ दे कि मानव शरीर में कितने आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, तो 20 एमिनो अम्ल मानव शरीर में पाया जाता है। जीव द्रव में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक अनुपात कितना होता है? तो जीव द्रव में कार्बनिक और अकार्बनिक अनुपात 19:81 होता है। कार्बनिक हो गया 19 और अकार्बनिक 81। ऑप्शन नंबर
3 हो जाएगा। नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है? ये जो रोग है लिटिल लीफ रोग, यह तांबे की कमी की वजह से होता है, जो नींबू का एक रोग है। आगे देखिए 85 नंबर, निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? तो खारा जल में संघ पेरिफेरा संघ के जंतु खारा जल में यानी समुद्री जल में पाया जाता है। अभी तक तो सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और सिलेक्टेड प्रश्न है। आगे देखिए 86 नंबर कि मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी है? मेढक जो है यह एम्फीबियन वर्ग के प्राणी है, जो स्थल और जल दोनों जगह पर रह सकता है। एम्फीबियन जगत का प्राणी है, और एम्फीबियन जगत के प्राणी जो है मूलतः वह उभयचर होता है, जो जल और स्थल दोनों जगहों पर रह सकता है, और ये असमतापी होता है। और एम्फीबियन वर्ग के जो प्राणी होता है ये सांस कहाँ से लेगा, यह भी प्रश्न पूछता है। तो ये सांस क्लोन या त्वचा एवं फेफड़ा सभी जगह से ये सांस ले सकता है। आगे 87 नंबर कि निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से बृहद आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है? किसके छिड़काव से बृहद आकार का यानी बड़े आकार का फल और फूल का उत्पादन होता है? आप लोग गांव घर के अगर लोग होंगे तो देखते होंगे आजकल सब्जियों को या फलों को बड़ा करने के लिए, बड़ा उगाने के लिए कुछ दवाइयों का उपयोग किया जाता है। तो वह दवाई होता है जिब्रेलिन का छिड़काव किया जाता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन को देखिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो यह सभी तो सही है। अगला ऑप्शन है कि प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होता है। यह बिल्कुल सही है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है वह लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक और बैंगनी में सबसे कम। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल का उपचयन होता है और ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। यह भी सही कथन है। तो इसमें से तीनों कथन सही है, उपयुक्त में सभी डी होगा इसका सही उत्तर। आगे देखिए 89 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का चुनाव करना है। दाब एक अदिश राशि है, बिल्कुल सही है। दाब एक अदिश राशि है जिसका मात्रक हो जाएगा पास्कल। कार्य का विमीय सूत्र होता है ml² t-2, यह भी सही। कार्य का विमीय सूत्र होता है ml² t-2। विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है परंतु शून्य नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत है। विस्थापन जो है वह धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी होगा, तीनों हो सकता है। समतल कोण का इकाई ऑस्ट्रेडियन होगा, नहीं जी, समतल कोण का इकाई रेडियन होता है और धन कोण का इकाई या ठोस कोण का इकाई ऑस्ट्रेडियन होता है। तो इसमें से 1 और 2 सही है, बाकी 3 और 4 गलत है। तो केवल 1 और 2 सही है। चलिए देखिए 90 घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य क्या होता है? तो घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक ही हमेशा होता है। आगे 91 नंबर भू अस्थायी उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन है जो गलत है? वही दोस्तों देखते हैं इसका ऑप्शन को कि यह पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, बिल्कुल सही है। इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, यह भी सही है। और इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, तो यही गलत है। इसका कक्षीय वेग जो है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं बल्कि 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड इसका कक्षीय वेग होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत होगा। चलिए देखिए 92 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही कथन का चुनाव करना है। एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है और इसका खोज अलेक्जेंड्रो वोल्टा के द्वारा किया गया है, तो बिल्कुल गलत है। यहाँ से तो लाइन ठीक है, लेकिन इसकी खोज आंद्रे मेरी एम्पियर के द्वारा किया गया है। जब समानांतर चालक में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच आकर्षण बल काम करता, बिल्कुल सही है। जब समानांतर चालक के बीच एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उनके बीच प्रतिकर्षण का बल काम करता है, तो यह भी सही है। 2 और 3 सही है। इसमें से केवल 2 और 3 सही है, बाकी 1 गलत था। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है 93 सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर 1 प्लस df यहाँ हो जाएगा 1 प्लस df। 1 नंबर सही है। आगे 94 नंबर सूची 1 और 2 का मिलान करना है। एक तरफ यंत्र दिया गया और दूसरी तरफ माप है। इंटरफेरोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो इंटरफेरोमीटर के द्वारा समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन की माप किया जाता है। पोटेंशियोमीटर के द्वारा विद्युत विभवांतर का माप किया जाता है। कैलोरीमीटर के द्वारा
उष्मा की क्षमता और रूलर के द्वारा लंबाई को माप किया जाता है, पी हो जाएगा। तो इसमें से आंसर हो जाएगा एस क्यू आर पी। एस क्यू आर पी कहाँ पे है? आगे देखिए एस क्यू आर पी, डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर इसका सही उत्तर है, एस क्यू आर पी। चलिए देखिए 95 नंबर कि निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरों को परावर्तित करती है? उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें जिसके द्वारा कोई कुछ वस्तु के रंग को प्रकाश को अवशोषित करता है और दूसरे को परावर्तित करता है? तो इस प्रक्रिया को परावर्तन कहा जाता है। चलिए देखिए कुछ मैथ के प्रश्न दिया गया कि समांतर श्रेणी के 21, 18, 15 में कौन सा पद -81 होगा? पद कौन सा पद पूछ रहा है? तो इसमें 35वां पद होगा, यानी एन का मान पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए आपका ए का मान 21 दे दिया है, यहाँ से डी का मान निकाल लीजिए। टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ से टी एन का मान -81 दिया गया है और ए का मान 21 हो गया, प्लस यहाँ पे हो जाएगा एन माइनस 1 और डी का मान यहाँ पे है 3। बस इसको हल कर दीजिए, मान निकल जाएगा 35वां पद। संख्या 17 के पावर 1999, 11 के पावर 1999 और 7 के पावर 1999 के इकाई स्थान पे कौन सा अंक होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर पावर को सबसे छोटा कर लीजिए, पावर को 4 से भाग देकर छोटा कर लीजिए। यहाँ पर सिंपल सी बात है। तो यहाँ से शेष जो बचता है तो 17 के पावर 3 शेष बचेगा। अगर 11 में कितना हो गुना कीजिएगा तो इकाई अंक 1 ही आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ पर इकाई अंक 1 आएगा। और इसमें 7 में जब 4 से भाग दीजिएगा तब यहाँ पर भी इसका इकाई अंक 3 बचेगा, 3 बचेगा -3 हो जाएगा। तो 17 का क्यू यहाँ पे इकाई अंक 3 + 1 -3, तो इसका इकाई अंक 1 आ जाएगा। मतलब सिंपल से है कि पावर को 4 से भाग देकर छोटा कर लीजिए और फिर बना दीजिए। चलिए आगे देखिए 98 नंबर कि 6 व्यक्ति का औसत भार 3 kg, 6 व्यक्तियों का औसत भार 3 किलोग्राम कम हो जाता है जब 80 kg भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो नए व्यक्ति के भार क्या होगा? तो नए व्यक्ति के भार निकालना, तो नए व्यक्ति के भार बराबर हो जाएगा 80 kg माइनस कम कितना हो रहा था 6 × 3, तो 80 में से 18 घटा दीजिए यानी 62 kg नए व्यक्ति के भार हो जाएगा। 1290 रुपए के एक ऋण को 4 वर्षों में भुगतान करना है। यदि साधारण ब्याज की दर पर 5% हो तो प्रत्येक बराबर किस्त क्या होगा? तो किस्त का मान निकालना है। तो प्रत्येक बराबर किस्त का फॉर्मूला यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं कि P × 100 यानी मूलधन गुना 100 बटा 100 × T प्लस RT इंटू T-1 बटा में 2। इस फार्मूले पे आप बिठाइएगा, आपको किस्त निकल जाएगा। अगर शॉर्ट ट्रिक याद है तो शॉर्ट ट्रिक से भी ये बना सकते हैं। तो इसमें जो है वह किस्त हो जाएगा 300 रुपये, 300 रुपया किस्त हो जाएगा। एक ट्रेन 90 किलोमीटर दूरी समान गति से तय करती है, ठीक है। चाल जो है वह 90 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि चाल को 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो समय 30 मिनट कम हो जाता है। तो ट्रेन की वास्तविक गति क्या होगा? तो वास्तविक गति पूछ रहा है। तो सबसे पहले यह देख लीजिए कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उसकी चाल 1 से, अगर इसकी चाल को 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो जो समय निकला वह पहले के समय से 30 मिनट कम है। यह पहले का समय हो गया, इसे 30 मिनट कम है। तो बस इसी को हल करके निकाल देना है। तो जो वर्तमान जो वास्तविक गति आ जाएगा वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा वास्तविक गति आएगा। इसी को हल करना है समीकरण को, आपका आंसर मिल जाएगा। या फिर x की जगह 45 रख कर पुट कर लीजिए, देख लीजिए कैसे हो जाएगा कि x की जगह अगर आप 45 रखेंगे तो 90 बटा 45 और 5 50 10 60 आ गया। यहाँ पे 90 बटा 45 माइनस 30, तो 45 दूना 90, यहाँ पे 1 से 1 कट गया। और यहाँ पर देखिए 60 से भाग दे दीजिए, क्योंकि ये मिनट में है तो आपको घंटा में करना, तो यहाँ 60 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पे इधर आ गया 9 बटा 6 और यहाँ पे हो गया 2 माइनस 30 बटा 60। तो यहाँ पे 1 से कट गया, 3 दूना 6, तो 2 से कट गया, तो 2 दूना 4 माइनस 1 यानी 3/2। और यहाँ पे देखिए 3 3 9 और 3 दूना 6, 3/2 आ गया, यानी दोनों बराबर LHS और RHS बराबर हो गया, यानी मान सही है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा मान सही है। तो 100 का 4 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हमारा सेट नंबर 1 समाप्त होता है। तो आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और प्रश्न कैसा था यह भी कमेंट कीजिए। और आगे हम प्रतिदिन कंटिन्यू इस सेट को अपलोड करते रहेंगे। और इसके अलावा और भी सारे बिहार दरोगा का सेट अपलोड किया गया और बिहार SSC का भी सेट अपलोड किया गया है। तो आप सभी लोग जाकर उस वीडियो को देखें और
ये आप सभी लोग अगर यहाँ तक पहुँच गए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।